Friends, welcome again. Welcome to my YouTube channel CA Sona Mittal. I hope you all are very good. तो फ्रेंड्स, अब तक हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने उस चीज़ का रिवीजन भी किया होगा। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, काफ़ी कुछ उसमें पता चला है हमें। सेकेंड चैप्टर हम सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई हम लोगों ने इसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आप लोग इस चीज़ को दोबारा रीड कर रहे हैं, प्लस इस चीज़ को नोट भी कर रहे हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको इम्पोर्टेंट मार्क करें, प्लस जो जो मैं सामने बता रही हूँ किसी भी पॉइंट के सामने कि इस सेक्शन से रिलेशन है उस चीज़ का, तो प्लीज़ उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ जब तक आप उस सेक्शन पर आएंगे तब तक इस सेक्शन को उस सेक्शन से आप लिंक कर सकेंगे। हम लोगों ने सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का जो कि सप्लाई है, कुछ हमने आपको पता ही है, कुछ डेफिनेशंस किए हैं, गुड्स है और सर्विसेज थे, कंसिडरेशन थे, बिजनेस का मैंने आपको कहा था आप पढ़िए, प्लीज़ खुद रीड आउट कीजिए। एक्शनेबल क्लेम्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी था, पर्सन ओके है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो कि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 7 पढ़ चुके हैं। 7 के 3 सबसेक्शन है, फर्स्ट सबसेक्शन के 3 क्लॉजेज है, ए बी सी, और 1A बिल्कुल है। शेड्यूल 2 हम 1A एक बार दोबारा देख लेते हैं, शायद ये रह गया था। Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। फ्रेंड्स, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, हम एक बार स्टॉप करते हैं यहाँ पर। यहाँ तक ये क्या बात बताना चाह रहा है? फ्रेंड्स, ये बताना चाह रहा है कि वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस जो कि सबसेक्शन 1 यानी कि ऊपर वाली सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स इसमें कवर होता है, यानी कि कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, बिजनेस कोर्स के रिगार्डिंग होना चाहिए ट्रांजेक्शन, देन ओनली हम यहाँ तक आ चुके हैं। दे शेल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू शेड्यूल 2। आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स, जो शेड्यूल 2 में कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे कि हम उसको गुड्स माने या सर्विसेज माने, वो हम तभी मानेंगे जब वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, यानी कि सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। डन फ्रेंड्स, मतलब जब हम 7 का 1A पढ़ेंगे, 7(1)(a) हम जब पढ़ेंगे तब हमें क्या बातों का ध्यान रखना है कि वो 7 का सबसेक्शन 1 फुलफिल करे, तभी 7A का मतलब है कि हम उसको गुड्स में डिफाइन करें या सर्विसेज में डिफाइन करें। फ्रेंड्स, ये लॉ की लैंग्वेज है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएंगे। 2 हमारा कवर है भाई, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है, एक्टिविटीज़ है जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। शेड्यूल 3 है इसमें, और बी में पॉइंट बता रखा है कि नोटिफिकेशन के थ्रू वो लेकर आ सकते हैं। शेल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डन फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस बताएंगे हम कि जो गुड्स है लेकिन सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज है लेकिन गुड्स नहीं है, बट अभी तक कोई ऐसी रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन आई नहीं है। डन फ्रेंड्स, शेड्यूल 1 हमने पढ़ लिया था, आरबीआई की एजेंसी मैंने लिखवाई थी। आर मतलब होता है रिलेटेड पर्सन, बी से बिजनेस एसेट डिस्पोजल होता है, आई से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज था, बिल्कुल था, और एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बता रखा था, जो कि शेड्यूल 1 यानी कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर ये ट्रांजेक्शन है देन भी ये जीएसटी के परिव्यू में आएगा, यानी कि उन पर जीएसटी लगेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टैक्सेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। डन फ्रेंड्स, ओके। काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके थे, बिल्कुल कर चुके हैं, ये ओके है, चार्ट ओके है, डन है फ्रेंड्स, ओके है। फॉर्म ऑफ सप्लाई वगैरह सब कुछ हमारा ओके था फ्रेंड्स। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने बीच में छोड़े थे, लेकिन मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि आप उनको करवाइए, लाइक पेट्रोलियम। मैं इनकी बिल्कुल अलग से क्लास दूंगी एक, आज नहीं बट नेक्स्ट क्लास में मैं इनको कवर करवा दूंगी, मैंने ऑलरेडी इनके चार्ट्स वगैरह सब बना चुकी हूँ। डन फ्रेंड्स, एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन यानी कि आरबीआई की एजेंसी, ये मैंने कवर करवा दिया है आपको लास्ट क्लास में, मैं ये ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ओके, इतना हो चुका है, वाओ, लग तो ये रहा कि काफ़ी हो चुका है, और मैंने काफ़ी चीज़ें आपके लिए छोड़ी भी थी, और आई होप कि आप वो चीज़ें कर चुके हैं।
ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय गिफ्ट था, उसमें 50,000 की लिमिट है, यानी कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक के गिफ्ट देता है, एम्प्लॉय वर्ड है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो एक ही एम्प्लॉय मानेंगे हम इसमें। एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है अप टू 50,000, तो वो सप्लाई नहीं होगी, यानी कि उस पर एम्प्लॉयर को जीएसटी पे नहीं करना होगा। डन फ्रेंड्स। सप्लाई मतलब वो इन्वॉइस नहीं काटेगा, मतलब वो इन्वॉइस जो भी होगा गिफ्ट होगा तो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कुछ बातें थी। डीसीए मैंने बिल्कुल ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, मैं ऑलरेडी इसका चार्ट बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, बट हम आज अपनी लिंक नहीं तोड़ेंगे, हम कंटिन्यू करते चीज़ों को। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मैंने आपको बता दिया है। क्लैरिफिकेशन ऑन सेल ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये भी फ्रेंड्स ये मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगी इस चीज़ को, बट फिर भी आप देख लीजिए। अ नंबर ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, अलग अलग प्रमोशन स्कीम्स आती है, आर कॉमनली एम्प्लॉयड बाय द बिजनेसेस टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम और टू इनकरेज द यूज और ट्रायल ऑफ अ प्रोडक्ट। आपको पता है एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, ऐसे ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस सर्विस section of trade and industry such as pharmaceutical companies often provide drug sample to their stockist, बिल्कुल देते हैं डीलर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, और समटाइम कंपनीज अनाउंसेज ऑफर लाइक बाय वन गेट वन फ्री। फ्रेंड्स आपको मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते हैं, बाय वन सोप एंड गेट वन सोप फ्री, और गेट वन टूथ ब्रश अलोंग विद परचेज ऑफ टूथपेस्ट। एज वी हैव ऑलरेडी, हमने क्या देखा, 7 के 1 का ए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या बोलता है? 3 बातें, पैसा होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो द गुड्स और सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्रेंड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। विदाउट एनी कंसिडरेशन वो सप्लाई नहीं होगी, लेकिन सप्लाई होगी किन केसेस में? शेड्यूल 1 आरबीआई की एजेंसी, ये फ्रेंड्स गॉट माई पॉइंट। एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 1, बिल्कुल सही बात है। इन व्यू ऑफ द सेम फ्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम हैव बीन एग्जामिन्ड एज अंडर फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। फ्रेंड्स पढ़ते हम लोग, सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST except जो कि शेड्यूल 1 में कवर है। ओके, फ्री सैंपल्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, गिफ्ट्स पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, buy one get one free offer, okay, it may appear at first glance that in case of offer like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. In fact, it is not an individual supply of free goods, but a case of 2 or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. Okay friends, ये तो हमें पता है घर से तो कोई नहीं देगा, ऑब्वियस है यार। एक टूथब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया हमने, उसके साथ टूथब्रश फ्री दे दिया, तो ऑब्वियस है हम टूथपेस्ट की कॉस्ट ही इतनी कर देंगे जो हमारी ब्रश की कॉस्ट को कंपनसेट कर देगी। डन फ्रेंड्स। तो जीएसटी किस पे लगेगा? सिर्फ टूथपेस्ट के कॉस्ट पर या किस पे लगेगा? किस पे लगना चाहिए? इट कैन बी बेस्ट टू ट्रीट एज सप्लाई टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन। टैक्सेबिलिटी, इसमें आता है हमारा वर्ड कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। हम इसमें चेक करेंगे कि ये कंपोजिट है या फिर मिक्स्ड है। फ्रेंड्स ये कंपोजिट है या फिर मिक्स्ड है, आप प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए, जो कि सेक्शन 8 बताएगा हमें, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एकदम समझ में आ गया होगा ना, यानी कि एक के साथ एक फ्री है तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि वो कंपोजिट है या फिर मिक्स्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको आगे पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, एक्टिविटी सेक्शन, ट्रांजेक्शन्स टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि गुड्स है सर्विसेज कौन सा था? 7(1)(a। और 7(1)(a) कब डिफाइन होगा? 7(1)(a) कब डिफाइन होगा? जब वो 7 के 1 की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे, जब वो 7 के 1 के क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके ओके। एग्जाम्पल पढ़ें? पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं। अंडर अर्लियर लॉ द रेस्टोरेंट यूज टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व। दिस सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो आपको खाना मिल रहा है वो गुड, और जो वो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विसेज, वर इन्वॉल्व एंड देयर फॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट्स। यानी कि वैट लॉ भी लगेगा और सर्विस टैक्स भी लगेगा, दोनों मर्ज हो चुका जीएसटी में। फ्रेंड्स क्या लगेगा आप सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर जीएसटी द सप्लाई बाय रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, यानी कि उसमें गुड्स भी है उसमें सर्विसेज भी है, बिल्कुल है। सिंस
फूड एंड सर्विसेज इज नेचुरली बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फर्दर एंट्री 6B हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। शेड्यूल 2 का 6B बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग। इसके काफ़ी जगह रेफरेंस भी आएगा, कंपोजिशन स्कीम में रेफरेंस आएगा 6B का, तो आप ध्यान रखेंगे। शेड्यूल 2 का 6B किसका है? रेस्टोरेंट। 6A किसका है? कॉन्ट्रैक्ट वाला है। 6A कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी गुड्स और सर्विसेज दोनों होता है। कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में गुड्स और सर्विसेज दोनों होता है। और 6B किसका है? रेस्टोरेंट का। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ओके। स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट सच कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, ये क्वेश्चन डाउटफुल था कि जो रेस्टोरेंट में सर्विसेज है या गुड्स है वो क्या होंगे, भाई वो गुड्स है या सर्विसेज है, तो उसको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दे। शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 6B में आपको समझ में आ रहा होगा कि शेड्यूल 2 का मतलब क्या है। शेड्यूल 2 कुछ नहीं है, बस ये है कि गुड्स और सर्विसेज में बाइफर्केशन की लोगों को कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, और क्या। ओके फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। हैंस द एंटायर वैल्यू ऑफ इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सर्विस एंड लेविएबल ऑफ GST अकॉर्डिंगली। ओके, आपको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में दोनों का अंतर पता होना चाहिए, और क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ इन्होंने बता दिया है चीज़ों को। अब हाँ फ्रेंड्स, शेड्यूल 2 के कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं कि वो सर्विसेज है या गुड्स है। ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं। फर्स्ट में ट्रांसफर, फ्रेंड्स याद कैसे रखेंगे? 6B क्या था? रेस्टोरेंट। 6B क्या था? रेस्टोरेंट। 6A क्या था? कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मुझे पता है, आपको अभी नहीं पता है। ओके, सीरियल नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। फ्रेंड्स इसमें नाम ही आ रहा है गुड्स। मैंने कोई किसी चीज़ का टाइटल बेच दिया है, वो चीज़ अब आपकी हो गई है, आपकी हो गई तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। हो गई या नहीं हो गई? एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट मैंने यूज करने के लिए दिया है उसको, आपको, तो ये सर्विसेज हो गई। फ्रेंड्स एग्जाम्पल सारे साथ साथ लिखे हुए हैं, आई होप कि आप उसे रीड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। गुड्स का हम टाइटल दे रहे हैं, टाइटल तो ऊपर भी यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। अंडर एन एग्रीमेंट की भाई ये फुलफिल हो जाएगी तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी इन फ्यूचर डेट, तो वो गुड्स हो गए। ठीक है, हमने पूरा गुड्स आपको दे दिया। फर्स्ट था ट्रांसफर। ट्रांसफर में 3 पॉइंट्स फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ट्रांसफर इजी है यार। टाइटल दे दिया आपको तो गुड्स आपकी, और आपको यूज करने का राइट दे दिया तो वो सर्विसेज हो गई, बस खत्म यार। सेकेंड है लैंड एंड बिल्डिंग। ऑब्वियस है, लैंड एंड बिल्डिंग समझो आप, पूरा घर दे दिया, टाइटल दे दिया। सेम यहाँ पर टाइटल वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं। घर बेच दिया तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाएगा, और अगर मैंने यूज करने के लिए रेंट पे दिया है, लीज पे दिया, टेनेंसी दिया है, ईजमेंट दिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई। ऑब्वियस है कि मैंने अपना टाइटल नहीं दिया आपको। ओके, एनी लीज और लेटिंग आउट, ये भी सर्विसेज है। ओके फ्रेंड्स, ओके यहाँ पर मैं बताऊँ लैंड एंड बिल्डिंग क्यों नहीं दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं तो उसको गुड्स की डेफिनेशन में क्यों नहीं दिया है? फ्रेंड्स मुझे बताएंगे प्लीज़। मैंने आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग के अगर मैं टाइटल यानी कि उसको बेच दूंगी तो वो गुड्स हो गई, यहाँ पर क्यों नहीं बताया गया है? बताइए प्लीज़। गुड्स की डेफिनेशन में लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं फ्रेंड्स। गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लीज फ्रेंड्स बी नोटेड, गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल है फ्रेंड्स। आप समझ रहे हैं कितना कॉम्प्रहेंसिव है GST? आप यहाँ नोट डाउन कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग ये लिख सकते थे, लैंड एंड बिल्डिंग का भी टाइटल दिया है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में वो फॉल ही नहीं करता। गुड्स क्या बोलते हैं? एनी मूवेबल, एनी मूवेबल, मूवेबल वहाँ मैंने आपको लिखवाया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, और लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल है। डन फ्रेंड्स। ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस, किसी चीज़ को बनाने के लिए ऑब्वियस सर्विस है। एग्जाम्पल जॉब वर्क होता है। जॉब वर्क मैंने आपको कुछ गुड्स दिए, आप उस पर प्रोसेस ट्रीटमेंट करके उसको अच्छे कुछ हैंड मेड कुछ भी बनाकर उसमें आप मुझे दे रहे हैं तो वो सर्विसेज हो गई है। हमने अभी तक आई थिंक 3 कंफर्म कर लिए हैं। शेड्यूल 1 हमने पढ़ा है RBI की एजेंसी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी कि वो गुड्स है सर्विसेज है, उसमें अभी तक हमने पहला पॉइंट पढ़ा है ट्रांसफर, दूसरा पढ़ा है लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा पढ़ा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, चौथा पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बिजनेस असेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो गुड्स है, राइट ट्रांसफर कर रहे हैं कि यूज कर लीजिए आप तो वो सर्विसेज है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट, goods forming part of business assets are मतलब forming part of business asset are transferred or disposed of by under direction of person carrying on the business। भाई हम अपने गुड्स बेच रहे हैं तो भाई फ्रेंड्स ओके है, गुड्स है यार। गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज। भाई आओ और यूज करो या फिर ले जाओ और यूज करो, जब आपका काम खत्म हो जब वापिस देते ना, यार मेरे गुड्स मैंने सेल नहीं की है तो वो सर्विसेज है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course
ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमिडिएटली बिफोर द सीजेस ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स ये वही बता रखा है पॉइंट कि भाई वो अब बिजनेस सीज करने वाले हैं, मतलब खत्म होने वाला लगभग लगभग, तो हम उसको दे रहे हैं, तो गुड्स है, सर्विसेज नहीं है ना फ्रेंड्स। ओके, बिजनेस इज ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक है, गोइंग कंसर्न, जाने वाला बिजनेस खत्म हो रहा है हमारा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय वन पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ओके, हमने अब तक 4 पढ़े हैं फ्रेंड्स। जब भी आप कुछ भी रिवीजन करें तो आप प्लीज़ उस चीज़ को रिवाइंड करिए कि हमने क्या पढ़ा है पीछे। आई होप कि आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। सीख कैसे जाएंगे, कैसे सीख जाएंगे? रीडिंग कर करके यार। और जो मैं बताऊँ उसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, पक्का होगा यार। कैसे बातें करते, कुछ ना कुछ का क्या मतलब है, अटेम्प्ट क्लियर करना है। ओके, 5 पॉइंट, आई थिंक 4 हमारे हो गए। 4, पहला है ट्रांसफर, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रीटमेंट प्रोसेस और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है फ्रेंड्स। 5th, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यार रेंटिंग, यार सर्विसेज ऑब्वियस है। आप आप अगर कहीं पर रेंट पे रह रहे हो या रेंट पे किसी का कमर्शियल बिजनेस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी वैसे रेंट पे यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके रेंटेड प्रॉपर्टी, वो सर्विस के कैटेगरी में आता है, आपने उसका टाइटल ही खरीद लिया। तो रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, रेंटिंग ऑफ, ये ओके फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, सारे सर्विसेज है, कोई गुड्स नहीं है इसमें, सारे सर्विसेज आएंगे ऑब्वियस है। आप रीड कीजिएंगे, ओके सारा कुछ सारे सर्विसेज है, कोई गुड्स नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 6 का ए, 6 का बी, हमें ऊपर 6 का बी पढ़ कर आए थे। रेस्टोरेंट कॉम्पोजिट सप्लाई थी, रेस्टोरेंट में कॉम्पोजिट सप्लाई थी, यानी कि 2 सप्लाई मिक्स थी, गुड्स और सर्विसेज। हम उसको क्या बोलेंगे, गुड्स या सर्विसेज? हम उसको सर्विसेज बोलेंगे। ये बात कौन बोल रहा है? हम रेस्टोरेंट की सर्विसेज को हम सर्विसेज मान रहे हैं, ये वाली बात कौन बोल रहा है हमें? ये वाली बात शेड्यूल 2 का एंट्री नंबर 6 का पार्ट बी बता रहा है। हम ए पढ़ेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, उसमें सीमेंट वगैरह भी हमारा हो जाएगा और उसमें लेबर भी हमारी हो जाएगी। देन फ्रेंड्स वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डन है फ्रेंड्स? ओके, सप्लाई बाय वे ऑफ, ओके, एनी सर्विस और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कोई ड्रिंक वगैरह समथिंग फ्रेंड्स। 6 का बी, 6 का बी रेस्टोरेंट सर्विसेज। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिए प्लीज, आप यहाँ लिखिए रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, आप यहाँ पर लिखिए फ्रेंड्स। ओके, 7th पॉइंट, 7th एंट्री, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखिए अनइनकॉर्पोरेटेड, अगर तो ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ तो वो 7 में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, मार्केट में क्वेश्चंस आएंगे या एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे केस स्टडीज आ सकते हैं कि वो अनइनकॉर्पोरेट नहीं, वो इनकॉर्पोरेटेड है, तो क्या वो 7 में फॉल करेगा? नहीं करेगा फ्रेंड्स। लॉ को पढ़ना समझिए। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर, उसी के मेंबर, देयर ऑफ फॉर कैश या डेफरमेंट ऑफ पेमेंट, के रुक रुक के पैसे दे दो, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि RWA में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर एट अ कंसेशनल रेट। आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसी सोसाइटी वगैरह जिसमें वर्डिंग्स प्लीज ध्यान रखेंगे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, उसने अपने मेंबर को कैश या डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन कुछ दिया है, यानी कि एयर कंडीशन बेस्ड लाइक एग्जांपल के हिसाब से, तो वो हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट, फ्रेंड्स गो थ्रू कीजिएंगे। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, जो कि सर्विसेज के अंदर होती है, उसका इन्होंने पूरा निचोड़ लिखा है कि पगड़ी सिस्टम थी पहले, ये पगड़ी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये राइट है। राइट इसीलिए है, राइट ऑफ सर्विस इसीलिए है क्योंकि वो गुड्स का टाइटल आपके पास नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, आप पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड इतना टफ भी नहीं है। अगर आपको एक ग्रिप मिल जाए कि पढ़ना कैसे, तो आप पढ़ सकते हैं। अब फाइनल के स्टूडेंट्स हो यार। जॉइंट वेंचर अनइनकॉर्पोरेट टेम्परेरी, आप पढ़ेंगे अनइनकॉर्पोरेट टेम्परेरी। इसने एक सिचुएशन दे दी है कि इस सिचुएशन में आप कैसे कैसे काम करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। देयर आर 4 मेंबर्स, इसका एग्जाम्पल सच में बहुत अच्छा है। देयर आर 4 मेंबर्स इन द जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर एंड ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट 100 पर एज पार्ट ऑफ देयर शेयर।
4 बंदे 400 रुपये दे रहे, टोटल शेयर कितना हो गया 400 इज कलेक्टेड। दी ऑपरेटिंग मेंबर परचेजेस मशीनरी 400 का लिया, जॉइंट वेंचर्स को यूज करो तो ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। देयर आर 4 मेंबर्स इन जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर एंड ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट 100 एज पार्ट ऑफ देयर शेयर। टोटल कितना हो गया 400। The operating member thereafter uses its own machine, friends, its own machine, अपनी मशीन यूज कर रहा है, वो 400 रुपये लेके बैठ गया, अपनी मशीन यूज कर रहा है, and perform exploration and production activities on behalf of the joint venture। फ्रेंड्स ये क्या हो गया, फ्रेंड्स ये क्या हो गया, गुड्स हो गया नहीं हो गया। in above case operating member uses its own machinery and is therefore providing service within the scope of supply, because here operating member is recovered the cost appropriated towards machinery and services from other joint venture member in their participating interest ratio। फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वो सर्विस है। ओके फ्रेंड्स, ओके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आप पढ़ेंगे, इजी है, मैं फिर भी करवा देती हूँ। आरबीआई के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को बताया है कि वो नेचर ऑफ गुड्स है। फ्रेंड्स वो नेचर ऑफ गुड्स है, डन है फ्रेंड्स। ये सर्कुलर आए थे, उसको बुक्स में डाला गया है, सर्कुलर को डाला गया है बुक्स के अंदर, सर्कुलर को डाला गया है फ्रेंड्स बुक्स के अंदर। आर नॉट सिक्योरिटीज बताया गया है। PSLC आर अकिन टू फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REP लाइसेंस और रिप्लेसमेंट लाइसेंस जो कि वेट अट्रैक्ट करता था। तो ये बताया गया कि वो गुड्स है सर्विस है फ्रेंड्स, को गुड्स बताया गया है। हम इसको पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ PSLC बिटवीन बैंक की सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आ भी गया 1 नंबर का, PSLC क्या चीज़ है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है फ्रेंड्स, गुड्स है, नोट डाउन कर दीजिएंगे इसको, गुड्स है ये, डन फ्रेंड्स। नेगेटिव लिस्ट अंडर GST, ओ माय गॉड्स। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, हम एक बार रिवाइंड करें तो उस चीज़ को कि 7 का 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं, 7 का 1 है पूरा पढ़ चुके हैं जो कि शेड्यूल 2 के बारे में बात कर रहा था। 7 का 2 पढ़ेंगे अब हम, जो कि नेगेटिव लिस्ट के बारे में बातें कर रहा है। नेगेटिव लिस्ट किसमें थी, शेड्यूल 3। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ना तो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ना तो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम लोग। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर अगर 50,000 तक का गिफ्ट देगा एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल सप्लाई में आता है, नहीं आता, नहीं आता, अप टू 50,000 नहीं आता। लेकिन एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दी है एम्प्लॉयर को, क्या वो रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयमेंट की हमारी रिलेशनशिप है, क्या वो गुड्स या सर्विसेज में आता है? किसी में भी नहीं आता। उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को नेगेटिव लिस्ट में डाला है, नेगेटिव लिस्ट में डाला है कि एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, वो GST परव्यू से बाहर कर दिया गया है। तो अमाउंट्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर treatable as amount paid in relation to the service provided by the employer to the employer in the course of employment। तो in the course of employment है तो वो सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, नो सप्लाई। आप पता है कि ये पहली बात तो ये GST में आया क्यों है, ध्यान से फ्रेंड्स। कंसिडरेशन है, बिल्कुल है। पर्सन है, बिल्कुल है। बिजनेस है, बिल्कुल है। तो दोनों के रिलेशन में क्या आएगा फ्रेंड्स, दोनों के रिलेशन में क्या आएगा फ्रेंड्स, दोनों के रिलेशन में ये आएगा कि तीनों बातें कंप्लाई कर रही है, तो ये सप्लाई को ओके कर रहा है। तो इन्होंने शेड्यूल 3 में बनाया कि ये सप्लाई तो है लेकिन GST सप्लाई नहीं है, नो GST सप्लाई फ्रेंड्स, नो GST सप्लाई। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर, सारी बातें वही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है फ्रेंड्स। Only services that are provided by the employer to the employer in the course of employment are outside the term। ठीक है। However, services provided outside the ambit of employment for a consideration, friends ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क कीजिएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर तो एम्प्लॉयमेंट है देन ओके है, अदरवाइज तो वो सप्लाई में काउंट होगा, एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर है, देन फ्रेंड्स ओके।
नेक्स्ट है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ओके फ्रेंड्स, कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अमाउंट्स फी. ओके, जागो ग्राहक, जागो कंज्यूमर. ओके, डिस्प्यूट रिड्रेसल. ओके, इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि ओके आपने ये तो बोल दिया कि कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, डन है. लेकिन अगर हम DRC यानी कि डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के वहाँ पर कोई फ़ी वगैरह चार्ज होती है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा. पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर पुराना हो चुका है लेकिन पढ़ते हैं. In order to provide inexpensive, speedy and summary redressal of consumer dispute, quasi-judicial body are set up in each district and state and at the national level called the district form, the state consumer dispute redressal commissions and the national consumer dispute redressal commission respectively. Consumer dispute redressal commissions नेशनल हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, मे नॉट बी ट्रिब्यूनल्स. ये ट्रिब्यूनल्स नहीं है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कीजिए, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम आएगा कि ये ट्रिब्यूनल्स नहीं है. और हमने ऊपर क्या पढ़ा है? हमने ऊपर क्या पढ़ा है? जीएसटी के परिव्यू से क्या क्या बाहर है फ्रेंड्स? जीएसटी के परिव्यू से बाहर है कोर्ट या ट्रिब्यूनल. कोर्ट इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. और उन्होंने बोला है जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो हमारा ट्रिब्यूनल में काउंट नहीं होता है. तो consequently fee paid by litigants while registering complaint to said commissions are not liable to GST. फ्रेंड बहुत इजी है, GST बहुत इजी है. सर्कुलर का डेट भी लिखा है 12/2/18. 12/2/18. ओके, अभी तक हमने 2 पढ़े हैं फ्रेंड्स. आई थिंक एक तो कोर्ट आपका ओके हो गया, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ओके हो गया. ओके फ्रेंड्स, 2 पढ़ चुके हैं हम लोग. थर्ड है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पंचायत है, यहाँ पर जो भी फंक्शंस परफॉर्म होती है उन पे जीएसटी मना किया हुआ है फ्रेंड्स. ओके, ये कोई भी सर्विसेज देते हैं उन पे फी वगैरह जो भी चार्ज होती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. ये आगे सारी बातें बताई गई है. सर्विसेज बाय भाई मरण की बातें, मौत वगैरह की बातें, मौत मरण से रिलेटेड बातें जीएसटी के परव्यू से बाहर किया गया है फ्रेंड्स. मतलब क्या है? मतलब ये है फनरल, बुरियल, क्रेमाटोरियम और मॉर्चरी, कोई भी सर्विसेज हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा फ्रेंड्स. ओके, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2. पैराग्राफ 5B और शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग वो जीएसटी के प्रीवियस से बाहर किया गया. हम 5B पढ़ते हैं फ्रेंड्स. 6B किसका था? 6B रेस्टोरेंट का था. 5B पढ़े एक बार वापस. 5B एक बार हम गो थ्रू करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो किसी भी तरह का उस चीज़ के बारे में बताया गया है. तो ये आपको पता चल गया कि सर्विसेज है लेकिन वही चीज़ बताई गई है कि भाई ये चीज़ें हम लोग बाहर कर रहे हैं जीएसटी के परव्यू से, यानी कि लैंड ऑफ बिल्डिंग की सेल है वो हम जीएसटी परव्यू से बाहर कर रहे हैं. डन है फ्रेंड्स? रीड कीजिएंगे, कनेक्ट कीजिएंगे, कुछ तो खुद भी करो यार. करोगे बिल्कुल करोगे. सेल ऑफ लैंड, ठीक है जी, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B. 6 एक्शनेबल क्लेम. हमने एक्शनेबल क्लेम कहीं पढ़ा था यार. एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स के डेफिनेशन में था फ्रेंड्स, बिल्कुल था. जब वो गुड्स के डेफिनेशन में फॉल कर रहा था और एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स है, यहाँ तो कोई डाउट की बात ही नहीं कि वो सर्विसेज है, गुड्स है फ्रेंड्स. तो अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम को शेड्यूल 3 से बाहर किया गया है, बिल्कुल किया गया है. लेकिन अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, यानी कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग हुई तो इस पर जीएसटी लगेगा. आप फ्रेंड्स को लिखिए जीएसटी है, जीएसटी है. डन फ्रेंड्स, यानी कि एक्शनेबल क्लेम को बाहर किया गया और जीएसटी किस पे लगेगा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जो कि एक टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम है लेकिन इनको जीएसटी में डाला गया है. इनके रेट भी अच्छे फ्रेंड्स, 12-28. आउट एंड आउट सप्लाईज यानी कि मर्चेंट ट्रेडिंग, 7 पॉइंट है फ्रेंड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. आपको समझ में आ गया होगा. बाहर खरीदा, बाहर ही बेच दिया, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. तो विवेकानंदा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स. विवेकानंदा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चाइना एंड सोल्ड इट टू जॉर्ज इन कनाडा विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया.
दिस ट्रांजेक्शन इज नाइदर गुड्स ऑफ सर्विस गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स ये जीएसटी परिधि से बाहर कर दिया गया है। 7 ओके है फ्रेंड्स। 8 पढ़ते हैं। ओके, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन, वेयर हाउस गुड्स था यानी कि कस्टम पोर्ट से वो वेयर हाउस पर आ गया, वेयर हाउस से वो गुड्स हमने किसी को सप्लाई कर दिया, मतलब हमने होम कंजम्पशन के लिए नहीं निकाला, यानी कि हमने वो क्लियर नहीं करवाया, तो जीएसटी हम नहीं पे करेंगे, तो वो जीएसटी परव्यू से बाहर है, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी हम पे नहीं करते, हमारी जीएसटी परव्यू से बाहर है। तो राधेश्याम imported some goods in India but kept the goods in custom bonded warehouse without clearing it for home consumption. In the meantime, Radheshyam sold these goods to Sitaram while they were in warehouse. This transaction between Radheshyam and Sitaram is neither goods of supply of goods and nor supply of services. Friends, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, वेयर गुड्स है, वो कोई और लेके जा रहा है, जब कोई क्लियर और करवाएगा, मैंने तो सिर्फ पैसे लेने हैं उससे, तो ये जीएसटी नहीं लगेगा इस बिल पर। जीएसटी क्यों नहीं लगेगा फ्रेंड्स? क्योंकि कस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जीएसटी लगेगा कस्टम क्लियरेंस पर, वो कौन पे करेगा? सामने वाली पार्टी यानी कि सीताराम। तो जब वो सीताराम जीएसटी पे करेगा तो इनपुट भी सीताराम लेगा, तो कस्टम को देगा, वो हमें नहीं देगा जीएसटी। डन फ्रेंड्स, हम विदाउट जीएसटी इसका बिल करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, कंसाइनी ने किस थर्ड पर्सन को बेचा, कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स किया। बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं, इजिली आपको समझ में आएगा। प्रसून ऑफ इंडिया इम्पोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम जापान while the goods were in high seas, मतलब रास्ते में ही था वो। प्रसून sold the goods to जिनेश in India by way of endorsement of documents of title of goods, यानी कि high sea sale। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, फ्रेंड्स लिख लो, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में भी काम आएगा आपको ये। फ्रेंड्स लिखिए प्लीज यहाँ पर आप, हाई सीज, फ्रेंड्स लिखिए प्लीज, सीज सेल, शायद कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, लिखिए हाई सीज सेल। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप पढ़ा है, कोर्ट का पढ़ा था, मॉर्चुरी की सर्विसेज थी, मतलब मरण मौत की चीज़ें, और हमने और एक ग्रेवी रिड्रेसल भी पढ़ा था हमने कि वो ट्रिब्यूनल में काउंट नहीं होता है तो उस पर नहीं लगेगा। डन फ्रेंड्स, कैंप पंचायत वगैरह की सर्विसेज पर नहीं लगेगा। एक हमने पढ़ा था कि 5 बिल सेल ऑफ लैंड है ही नहीं, ओके फ्रेंड्स, सेल ऑफ लैंड नहीं है। एक्शनेबल क्लेम पर नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर जीएसटी लगेगा। आउट एंड आउट सर्विसेज, आउट एंड आउट सर्विसेज, बाहर से लिया बाहर ही बेच दिया। डन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेयर हाउस गुड्स। डन फ्रेंड्स। कंसाइनी, हाई सी सेल, वेयर हाउस गुड्स मतलब हमने क्लियर नहीं करवाया, किसी थर्ड पार्टी ने क्लियर करवाया, तो भाई हम जीएसटी का बिल नहीं देंगे उसको, नॉन जीएसटी बिल लगेगा। एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ओके फ्रेंड्स, ये आप पढ़िएंगे, ये इजी है, नॉट सो टफ, मैं फिर भी एक बार करवा देती हूँ। 7 के 2 का बी आप प्लीज यहाँ नोट कीजिए, देखिए आप 7 के 2 का बी है फ्रेंड्स, 7 के 2 का बी, 7 के 2 का बी ओके ना फ्रेंड्स? 7 के 2 का बी क्या था? 7 के 2 का बी शेड्यूल, वो ए था, 7 की 2 का ए था, शेड्यूल 3 2 का बी। एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स नोटिफाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ ट्रांजेक्शन्स को नोटिफाई कर देंगे कि ये गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है। ओके ओके। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूड, फ्रेंड्स इसकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझिए एक चीज़, हमें ये पता है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लाइक हरियाणा टू दिल्ली या हरियाणा टू पंजाब, हरियाणा टू यूपी। डन फ्रेंड्स। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा माल जो ट्रक लेके जा रहा है, फ्रेंड्स हमारा माल जो ट्रक लेके जा रहा है वो वापस आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर वो जा रहा है तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस
बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेन, बस, हम इस तरह से माल भेज सकते हैं। कैरिंग गुड्स और पैसेंजर बोथ, और फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फ्रेंड्स, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या तो हमारा सामान या पैसेंजर लेके जा रहे हैं या फिर रिपेयर मेंटेनेंस। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस। मतलब अगर हम सप्लाई कर रहे हैं देन तो ओके कि हमारा जो सामान है वो सामान ही हम टैंकर ही बेच रहे हैं, हम ट्रेन ही बेच रहे हैं, हम बस ही बेच रहे हैं, बस हमारा हरियाणा से दिल्ली बिक रहा है, देन तो ओके हम जीएसटी लगाएंगे। लेकिन हमारा सामान जा रहा है, वापस आएगा, वो बस वापस आ जाएगा, ट्रक वापस आ जाएगा, सामान लोड होके जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ क्लैरिफाई किया है। was discussed in GST Council meeting held on 11th June 2017 and the Council recommended that such interstate movements shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. I think okay friends, and therefore not be leviable of IGST. सेम चीज़ सर्विस टैक्स और एक्साइज, सॉरी सर्विस टैक्स नहीं, एक्साइज, एक्साइज में बहुत दिक्कतें हुई थी लोगों को। एक केस स्टडी पे उसका जलपान उद्योग का, जलपान विमान के नाम से एक केस स्टडी है, तो वहाँ पर भी क्लैरिफाई किया गया कि जो इम्पोर्ट होती थी हमारे इंडिया में जो भी इम्पोर्ट होती थी, जहाज भी तो आ रहा सामान लेकर यार, उस पर भी एक्साइज लगाओ या उस पर भी कस्टम लगाओ, तो वो सामान भी तो इंडिया में आ रहा है ना, कस्टम लगाओ उस पर भी। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर काउंसिल में पहले ही मीटिंग हो चुकी है, भाई ऐसी ऐसी हरकतें मत करना कि रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रही है, ले भाई रिपेयर मेंटेनेंस छोड़ो, अपने सीधे बस का ही बिल बना कर लगा दिया, लो जी लो, ऐसा नहीं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स, ये एक सर्कुलर आया था फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हम लोग। ये बाद में आया था, जीएसटी जाने के बाद आया था। तो 22/11/17 आप देख सकते हैं डेट, 22/11/17। डन फ्रेंड्स। क्लेरिफिकेशन क्या थी? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, रिग्स पता है ऑयल रिग्स होते हैं, टूल्स स्पेयर्स जो जा रहे हैं, व्हीकल्स व्हील्स के लिए, गुड्स ऑन व्हील्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन वगैरह पे जा रहे हैं। तो अबव सर्कुलर सेल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील लाइक क्रेन्स एक्सेप्ट इन कि वो फर्दर सप्लाई हो रही है। सच इंटरस्टेट मूवमेंट शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड कंसिक्वेंटली नो IGST वुड बी एप्लीकेबल। यानी कि इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए इन्होंने वर्ड IGST लगाया। इन दिस कॉन्टेक्ट इट इज ऑल्सो ओके मे बी लेविएबल इन रुपीज, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पढ़ लीजिए। आगे है सेक्शन नंबर 8। ओके यानी कि फ्रेंड्स हमने क्या किया है अब तक, OMG हमने सेक्शन 7 पूरा कवर कर लिया फ्रेंड्स। अब आपकी हेल्प चाहिए, बस एक रिवीजन क्लास लगाएंगे, सेक्शन 7 और 8 स्पीड के साथ खत्म करेंगे। 15 मिनट्स की रिवीजन क्लास होगी फ्रेंड्स, अप टू 15 मिनट्स। ओके, टैक्स लेवेबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स, तो पहले तो दोनों का मतलब समझते हैं, कॉम्पोजिट और मिक्स है क्या और सेक्शन 8 में क्यों लिखा है। 7 सप्लाई बता रहा है और 8 दो अलग अलग तरह की सप्लाई बता रहे हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, 2 और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। फ्रेंड्स कॉम्पोजिट तो तब माना जाएगा जब एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा, यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, शैल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। फ्रेंड्स समझेंगे चीज़ों को ना। ब्रश फ्री थी टूथपेस्ट के साथ, तो प्रिंसिपल क्या है, टूथपेस्ट या ब्रश? फ्रेंड्स टूथपेस्ट प्रिंसिपल है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई में रोल किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई का, यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वो GST लगेगा। मिक्स्ड सप्लाई है, मिक्स सप्लाई मतलब कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। यानी कि फ्रेंड्स मिक्स सप्लाई मतलब दोनों का लेना देना नहीं है। गिफ्ट पैक कोई भी लिखिएगा दिवाली के, फ्रूटी भी उसी में ही है, चॉकलेट बॉक्स भी उसी में ही है, बिस्किट का डब्बा भी उसी में ही है, टॉफीज है उसी में ही, चॉकलेट्स, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें एक गिफ्ट रैप में पूरा पैक। मिक्स सप्लाई दोनों का कोई ऐसे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसमें रेट कौन सा, टैक्स कौन सा लगेगा फ्रेंड्स, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। फ्रेंड्स जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। डन है, डन है फ्रेंड्स, आई थिंक डन है। कॉम्पोजिट सप्लाई आप इसको रीड कीजिएंगे, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल दे रखा है, पोशाक मैन्युफैक्चर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस ऑफ चीकूज लिमिटेड आउटलेट। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चरर्स वुड ऑल्सो गेट देम insured during transit. In this case supply of goods, packing materials, transport and insurance तो composite supply। तो principal supply क्या है, packing of shirts। When a consumer buy a television set and he also gets warranty and a maintenance contract with a TV, this supply is a composite supply। main क्या था, TV। ओके फ्रेंड्स ये आप रीड कीजिएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था
और आई थिंक मैंने कोशिश की है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स सर्कुलर्स वगैरह डाल रखे हैं, आप प्लीज़ पढ़िएंगे। ओके फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ गुड सप्लाई ऑफ सर्विस से अलग अलग बातें बता रखी है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन आई थी कि इनको हम क्या ट्रीट करें, तो आई थिंक आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आराम से कर सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, मिक्स सप्लाई क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा दोनों का लिंक आपस में होता नहीं है, और उस पर रेट कौन सा लगेगा, हाईएस्ट टैक्स रेट लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। सेक्शन 7 कर लिया, सेक्शन 8 कर लिया, शेड्यूल 1 2 3 आई थिंक आपको क्लियर है। 1 2 3 आई थिंक आपको क्लियर है। और फ्रेंड्स, गुड्स से सर्विसेज कुछ डेफिनेशंस थी हमारी, कंस्टिट्यूशन की डेफिनेशंस थी, तब तक हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स में हमारी होगी कुछ जो हमने टॉपिक्स छोड़े हैं इसी चैप्टर के, कॉस्ट पेट्रोलियम का, डेल क्रेडिट एजेंट का, और एक फ्यूचर वाला पॉइंट है, मैंने उसका चार्ट बना रखे, मैं वो शेयर जरूर करूँगी। अब फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, और रीड करते रहिए, जितना रीड करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, बेटर नहीं बेस्ट है। बेस्ट क्यों, जीएसटी का ज़माना है यार, यही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू ऑल आर वर्किंग हार्ड